क्वेश्चन होता है कि नेपोलियन कैसा था, क्योंकि हम लोगों ने सुना है किसी के मुंह से कि नेपोलियन बहुत अच्छा व्यक्ति था, फिर कोई कहता है नहीं नेपोलियन बहुत बुरा व्यक्ति था, बट वो एग्जैक्टली फाइनली कैसा पर्सन था आज हम लोग जान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एग्जैक्टली सही बताएंगे कि नेपोलियन कैसा था, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। आज हम लोग पढ़ लेंगे और जान लेंगे कि नेपोलियन फाइनली कैसा था। अच्छा, आज हम लोग डे 3 में है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डे 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने नेशनलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। हम लोगों ने देखा था कि नेशनलिज्म जो आइडिया है वो कैसे स्प्रैंग अप हुआ, कहाँ से आया। इसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से ये आइडिया स्प्रैंग अप हुआ और जो लोग थे वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। जो वहाँ के एजुकेटेड लोग थे वो चाहते थे कि एक ऐसा नेशन रहे, एक ऐसा एरिया रहे जहाँ पे हम लोग रहें तो फ्रीली रहें, मतलब रूल रेगुलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पे कोई ऐसा राजा ना रहे जो एब्सोल्यूटिज्म हो, जो डेस्पोटिज्म हो, मतलब निरंकुशवाद हो, जो अपनी विलनेस को लोगों पे इम्पोज कर दे। वो एक फ्रीली लाइफ जीना चाहते थे वहाँ के लोग, और ऐसे ही लोग कहलाए रिवॉल्यूशनरीज, जो रिवॉल्यूशन चाहते थे। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा कि इस आइडिया को लाने के लिए लोगों ने, मतलब पूरे ऑल ओवर हमको फ्रांस के लोगों को अपने आइडिया से इंगेज करना होगा, तो इसके लिए लोगों ने कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब बहुत सारी कोशिश की। हम लोगों ने ये भी देखा दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वर not wanted to liberate just only French, rather than they wanted to liberate whole Europe from despotism, and that's why they traveled whole Europe to spread this idea. उसमें हम लोगों ने देखा कि इस आइडिया को स्प्रेड करने के लिए पूरे यूरोप में उन लोगों ने ट्रैवल किया था। मतलब ये वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि फ्रेंच ही वो इससे मुक्त हो जाए डेस्पोटिज्म से, rather than वो पूरे यूरोप को डेस्पोटिज्म से फ्री करवाना चाहते थे। ये उनका एम था। रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसा अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे। थोड़ा सा क्लास 9 के याद कीजिएगा। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब लुई 16 जाता है उसके बाद कौन आता है, उसके बाद जैकोबिन क्लब आता है। ये भी ठीक से नहीं चल पाते हैं तो डायरेक्टरी आता है। अब डायरेक्टरी जब रहता है तो डायरेक्टरी नहीं चला पाता है, रूल सिस्टम नहीं चला पाता है, तो उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन आता है। डायरेक्टरी की अनस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन का रास्ता साफ हो जाता है। सोचिए, नेपोलियन सिर्फ एक सोल्जर है, यही से इसकी कहानी शुरू होती है। एक मामूली सा सोल्जर जो अपना एक वॉलंटियर्स प्रिपेयर करता है और बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में होते हैं। वो आता है, कहता है कि ये फ्रेंच को मैं बड़ा अच्छे से चलाऊंगा, मतलब लोगों को बड़े प्रॉमिसेस करता है, वायदे करता है, जैसे आजकल के नेताओं की तरह कि इलेक्शन आया तो ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर दिए और फिर बाद में देखे जाएंगे पूरे होंगे नहीं होंगे। तो नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस किए लोगों से, लोगों को बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाया और लोगों को लगा कि फाइनली नेपोलियन एक हीरो है और नेपोलियन आएगा तो हमारे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया और नो डाउट कि नेपोलियन ने फ्रेंच में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके फिर से मोनार्कियल सिस्टम को ले आया। अच्छा, नेपोलियन ने क्या किया भाई? आज हम लोग नेपोलियन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसने अच्छे क्या क्या काम किए और बुरे क्या क्या काम किए। जाहिर सी बात है कि तुमको हमने सपना दिखाया है कि हम तुम्हारे लिए राजमहल बनवा देंगे, ये कर देंगे, तो थोड़ा बहुत सपना पूरा करना पड़ेगा जिससे तुमको लगे कि हाँ अच्छा ये काम कर रहा है, सपोर्ट करने के लिए। लेकिन नेपोलियन का सिर्फ और सिर्फ एक ही विलनेस थी, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, एनेक्सेशन एज मच एज एरिया। वो ज्यादा से ज्यादा एरिया पे राज करना चाहता था, रूल करना चाहता था। एक पावरफुल पर्सन के नाम से वो स्प्रैंग अप होना चाहता था। सिर्फ उसकी यही विलनेस थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाता था। स्टार्टिंग में जब नेपोलियन आया तो हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, उसके बाद जैकोबिन जब आया तो बहुत सारे जो सिस्टम थे वो सुधारे गए, रिफॉर्म किए गए। लोगों को जैसे कि प्रिविलेज खत्म किया गया जैकोबिन के टाइम पे, बहुत कुछ रिफॉर्मेशन की गई सोसाइटी में। लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत कुछ रिफॉर्म किया। ठीक है, अब इसके रिफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तरफ हम उसके एडवांटेजेस को लिखेंगे और दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस को। पता है क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या काम किए, कौन कौन से रिफॉर्मेशन किए, तो हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुम मेरे को साथ तभी दोगे जब मैं तुम्हारे फायदे का कोई काम करूंगा। तो नेपोलियन को क्या करना था? नेपोलियन को एज मच एज एरिया पे कन्वेयर करना था, एनेक्स करना था।
पहले तो जो जिनके थ्रू एनेक्स करना है उनको कुछ लालच देंगे, कुछ ग्रेड दिखाएंगे, उनको भी लगना चाहिए कि हमारा फायदा है, क्योंकि कोई भी पर्सन बिना अपने फायदे का किसी का काम करेगा। तो नेपोलियन ने सबसे पहले लोगों को दिखाया कि हम आपके हीरो हैं, आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे आने से आपके अच्छे दिन आ गए। अच्छा, उसके एडवांटेजेस के बारे में हम देखेंगे कि नेपोलियन ने क्या क्या किए। देखिए इधर इसके एडवांटेजेस हैं और इधर इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब देखिए इसने क्या क्या की भाई साहब ने। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या किया, he did away with all privileges based on the birth। मतलब कि बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेज मिले हुए थे, क्लेर्जी और नोबिलिटी, इसको इसने खत्म किया। दूसरी चीज, he abolished feudal system। मतलब कि जमीन, जैसे पहले क्या होता था, नोबिलिटी वाले लोग जिनके पास बहुत जमीन था, वो जमीन दे देते थे, लोग काम करते थे और उसके बदले लोगों के घरों में काम भी करते थे। तो फेडरल सिस्टम को अबलाइज किया। तीसरा, he established equality before the law। Equality before the law। अब मुझे लगता है कि इधर तो अट नहीं रहा है, और भी इसने कुछ काम किए थे ना भाई। फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ, नहीं फोर्थ में नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, फोर्थ में नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। एडवांटेजेस में ही है ये, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस है। फोर्थ इसने क्या किया था कि secured right to property। Right to property। Secured right to property and established equality before the law। और इसने मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफाई किया था। फिर abolished customs and duties। इससे क्या होता था कि एक बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जो टैक्स देने होते थे, जैसे कि पहले अगर किसी ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए अलग अलग एरिया में जाना होता था, तो हर बॉर्डर को क्रॉस करने का उसका टैक्स देना होता था। तो नेपोलियन ने इन चीजों को अबोलाइज किया एंड ही इम्प्रूव्ड communication, transportation and communication system were improved। ये कुछ अच्छे काम नेपोलियन ने किए थे। एंड सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेंच में नहीं, बल्कि ये फ्रेंच के कंट्रोल में जितने एरिया आ रहे थे, मतलब कि जितना भी एरिया जिसको उसने जीता था नेपोलियन ने, जो फ्रेंच के कंट्रोल में आ रहा था, उन सभी जगहों पे ये रिफॉर्मेशन की गई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। अब इसके वजह से जितने भी पीजेंट्स थे, हाँ एक चीज और, इसने सर्फडम्स को भी अबलाइज किया था। सर्फडम्स क्या है? सर्फडम्स का मतलब कि बिना किसी भी पैसे के, जैसे कि होता है ना कि राज दरबारों के घरों में हमको जाके राजाओं के घरों में काम करना रहता था, उसका कुछ पेमेंट नहीं मिलता था, बेगारी जिसको कहते हैं, वो काम लोग करते थे, उसको भी नेपोलियन ने अबोलाइज किया था। और इतने सब कुछ करने के बाद जो लोग थे वहाँ के काफी अट्रैक्ट हो गए, बहुत खुश हो गए, जैसे पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर हो गए, और जो छोटे छोटे व्यापारी थे, ट्रेडर थे, वो सब बहुत खुश हो गए। उनको लगा बिजनेस
बिजनेसमैन जो थे वो सब खुश हो गए, उनको लगा कि वाह एक नई आज़ादी मिली है। और फिर फाइनली क्या हुआ कि ये सारी चीजें मैंने अभी भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि फ्रांस की कंट्रोल में जितने एरिया थे वो उन सभी जगहों पे की गई थी। इनके जो नेपोलियन की जो आर्मी थे वो इन रिफॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस कराते थे उन जगहों पे। लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ कि लोगों को पता चल गया नेपोलियन के कुछ कुकर्मों के बारे में। अच्छा एक बात और थी, नेपोलियन के कुकर्म क्या थे भाई, इनकी एडवांटेजेस थी कि सेंसरशिप क्या है, प्रेस पे प्रतिबंध। जैसे कि अगर नेपोलियन एक जैसा भी व्यक्ति, जैसे मानो कि मैं कैसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मेरे बारे में सामने वाला वही जानेगा जो दिखेगा। अब मेरे बारे में बताने वाला मान लो एक हो गया प्रेस, जैसे राजा के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो प्रेस जो है अभी हमको हमारी सरकार के बारे में कैसे पता चलता है, वो मीडिया के थ्रू पता चलता है। और मीडिया ही पिक्चर तो कुछ होने वाला नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दिए थे, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कि जो भी चीजें छपती थी वो नेपोलियन की नजरों से होते हुए गुजरती थी। मतलब ये कि नेपोलियन के बारे में कोई भी बुरी चीजें वो छापने ही नहीं देता था, समझ रहे हैं। तो जब हमारे बारे में कुछ बुरा छपेगा ही नहीं तो आप तो हमारी अच्छाइयों को नहीं जानोगे। नेपोलियन की सबसे बड़ी कमी जो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाई, क्योंकि कोई भी चीज छुप नहीं सकती ना, आप तो जानते हो भाई बच्चे। सेंसरशिप। दूसरा क्या किया था, कॉन्स्क्रिप्शन, मतलब कि वो बताते हैं आपको कॉन्स्क्रिप्शन टू फ्रेंच आर्मी, कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मी। वो सेना में जबरन भर्ती करवाता था। Conscription in French armies, forced conscription, जबरदस्ती। मतलब कि हम नहीं चाहते हैं कि हम एक सोल्जर बने, लेकिन वो जबरदस्ती लोगों को क्या करता था, आर्मी ज्वाइन करवाता था, कॉन्स्क्रिप्शन करवाता था। ऐसा क्यों करवाता था, बिकॉज he wanted to annex as much as area of एंड अपने इस विलनेस को पूरा करने के लिए वो ऐसा किया। स्टार्टिंग में तो लोगों को बताया कि आई एम योर वेल विशर, मैं बहुत ही आपका शुभचिंतक हूँ, मेरा साथ दो, मैं आपका बहुत अच्छा करूंगा। लेकिन फाइनली बाद में पता चलता है कि ये वेल विशर ऐसा है नहीं जैसा बताया था। इसने विमेंस को कोई राइट नहीं दिया। आप लोग देखते आ रहे हो कि शुरू से ही विमेंस को सफरेज का राइट नहीं मिला और ना नेपोलियन ने दिया। बड़ा अच्छा था, फिर भी विमेंस को इसने सफरेज का राइट नहीं दिया। सेंसरशिप लगा दिया, कॉन्स्क्रिप्शन करवाता, फोर्सली कॉन्स्क्रिप्शन करवा रहा था फ्रेंच आर्मीज में, और सिर्फ अपने विलनेस को पूरा करने के लिए। फाइनली पता चल जाता है लोगों को कि ये उतना अच्छा है नहीं जितना हम लोगों ने इसके बारे में सपने देखे थे। तो यहाँ से नेपोलियन की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान बुरा तब ज्यादा बन जाता है जब वो हमारे अकॉर्डिंग काम ना करे। मतलब कि अगर हमसे कोई चीज जबरदस्ती करवाई जाए तो हम ज्यादा देर तक उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो अगर नेपोलियन के बारे में कोई क्वेश्चन लिखने को आता है, सबसे मेन क्वेश्चन यही आता है कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में मोर एफिशिएंट बनाने के लिए क्या क्या रिफॉर्मेशन किए। तो वो सारे रिफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे 1 2 3 करके, ठीक है, 4 5 6 7। ये सारे रिफॉर्मेशन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए किया था, ठीक है। नेपोलियन के बारे में आज के लिए इतना ही। और एक मामूली सा सोल्जर बहुत ज्यादा एरिया पे एनेक्स भी करता है, रूल भी करता है, जिधर भी रूल करता है वो उधर जीतता है। मतलब कि जिससे भी ये वॉर करता है उससे जीतता है, मतलब कि ये हारता ही नहीं है। तो फाइनली ऑल ओवर यूरोप के जो पावरफुल नेशन है उनको चिंता होने लगता है, उनको एंजाइटी होने लगता है कि ये नेपोलियन जो है लगता है पूरे यूरोप पे कंपेयर कर लेगा, फिर हमारी पावर की तो कुछ नहीं रह जाएगी, टाटा फिस हो जाएगी। इस वजह से आप लोग देखेंगे 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन ये सब मिल करके एक साथ वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को हराते हैं 1815 में।
तो कुल मिला के नेपोलियन को हराना आसान नहीं था, बहुत सारे एलियंस करने पड़े, लोगों ने बहुत कुछ प्लानिंग किया, बहुत सारे नेशन ने, तब जाके नेपोलियन को हराया गया। तो आज के लिए नेपोलियन के बारे में इतना ही। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑल ओवर यूरोप के मैप के बारे में, ठीक है, कि यूरोप में कितनी डाइवर्सिटी थी, कैसे कैसे कंट्रीज थे, क्या क्या थे और आज कैसे हैं, ठीक है। और इतनी डाइवर्सिटीज के बीच से, जिसमें लोगों में भी कोई यूनिटी नहीं थी, कोई किसी भी तरह की, ना लैंग्वेज की, ना कल्चर की, ना ट्रेडिशन की, किसी भी चीज़ की नहीं, फिर भी लोग कैसे नेशनलिस्ट से जुड़े, मतलब लोग कैसे नेशन स्टेट बनाने की तरफ बढ़े, लोग लिबरलिज्म आइडिया से कैसे एंगेज हुए, कि ये कितना स्ट्रगलफुल रहा, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक मैसेज देना था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी अच्छा अगर वैल्यूएबल वीडियो हम आपको दे, तो आपको जो भी नीडेड है, जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं समझ में आता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ। Thank you.